चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? मेरे ख्याल से सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर होगी। चलिए चलिए, कल जो है मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था कि जब हम लोग जो है आपका स्टेटर रोटर दोनों के पैरामीटर दिए होते हैं, तो जो एग्जैक्ट मॉडल होता है, एग्जैक्ट मॉडल की हेल्प से हम लोगों ने क्या किया था, आपकी जो है एग्जैक्ट टॉर्क की इक्वेशन क्या की थी, कैलकुलेट की थी। ठीक है, आज मैं आपको सारे मॉडल बताऊंगा और कैसे कैसे आपको चीजें ध्यान रखनी है उन चीज को। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैंने थोड़ा सा गलत लिख दी थी, इसको पहले करेक्ट कर लीजिए। ये जो मैंने आपके पास एग्जैक्ट टॉर्क इक्वेशन निकलाई थी, एग्जैक्ट टॉर्क इक्वेशन आपकी मैंने निकलाई थी, और इस एग्जैक्ट टॉर्क इक्वेशन में मैंने बोला था ये आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की इक्वेशन है, ये सारे हमारे जो है स्लिप के लिए वैलिड है। लेकिन आपकी जो स्लिप की रेंज होती है वो 0 से लेके 1 तक होती है। इक्वलिटी का साइन यहां नहीं आएगा। ये जो इक्वलिटी का साइन मैंने यहाँ पर लगा रखा है, इक्वलिटी यहाँ पर, क्योंकि स्लिप की वैल्यू 0 नहीं होती है इंडक्शन मोटर में। ठीक है, तो गलती से मैं यहाँ पर लगा दिया था, इसको करेक्ट कर लीजिए। दैट इज स्लिप इज रेंजिंग फ्रॉम 0 से लेके 1, यहाँ पर इक्वल टू आएगा। ठीक है, तो जो आपका करेक्शन था उसको करेक्शन कर लीजिए। एग्जैक्ट टॉर्क की इक्वेशन में जो स्लिप होती है इंडक्शन मोटर में वो 0 से लेके 1 तक होती है। 0 का मतलब होता है दैट इज नथिंग बट द सिंक्रोनस स्पीड, लेकिन इंडक्शन मोटर कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पे रन नहीं करती है, इसलिए स्लिप की वैल्यू हमारी 0 नहीं होती। 0 से बड़ी हो सकती है और मैक्सिमम हम कहां तक उसको रन करा सकते हैं, दैट इज स्लिप की वैल्यू 1 होती है इंडक्शन मोटर के केस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, चलो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि मान लीजिए जो है आपका जो है, मैंने बताया था कि आपका जो है जब हम स्टेटर रोटर दोनों के पैरामीटर कंसीडर करते हैं, तो स्लिप एट विच द मैक्सिमम टॉर्क की जगह, स्लिप एट विच द मैक्सिमम टॉर्क की जगह, उसका जो फार्मूला होता है, कल हम लोगों ने फार्मूला उसका निकाला था और फार्मूला हमारे पास ये आया था। ठीक है, दैट इज नथिंग बट द आर टू डैश डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ आर टी एच स्क्वायर प्लस एक्स टी एच प्लस एक्स टू डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, मैंने बताया कि मान लीजिए मैं रोटर के सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। ठीक है, अगर मैं रोटर के सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मान लीजिए रोटर के सर्किट में मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना ऐड किया, आर एक्सटर्नल, लेकिन ये जो पूरा का पूरा जो सर्किट है वो स्टेटर में आपका रिफर्ड किया है, तो जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को मैं आपका कहां पर रिफर्ड करूंगा, स्टेटर साइड में, तो हो जाएगा आर एक्सटर्नल डैश। ठीक है, और रोटर का यहाँ पर आपका टोटल रोटर का रेजिस्टेंस अगर मैं निकालूंगा, टोटल रोटर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर टू डैश प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कितना हो जाएगा, ई एक्सटर्नल डैश विल बी देयर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और जैसे जैसे मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को क्या करता जाऊंगा, बढ़ाता जाऊंगा, तो स्लिप एट विच द मैक्सिमम टॉर्क विल बी ऑकर, वो स्लिप क्या होगी, बढ़ेगी। और बेटा जब ये आपकी जो है एस टी मैक्स बढ़ते बढ़ते कहां तक आ जाएगी, 1 के बराबर, जैसे ही एस टी मैक्स 1 के बराबर हो जाएगा, उस समय जो मैक्सिमम टॉर्क है वो स्टार्टिंग में मिलेगा। मतलब स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू किसके बराबर होगी, मैक्सिमम टॉर्क। तो कितना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम ऐड कर दें, आपको आर एक्सटर्नल की वैल्यू निकालनी होगी, लेकिन जब आप इस फार्मूले को लगाएंगे तो आर एक्सटर्नल डैश निकल के आएगा। ठीक है, और एक बार आर एक्सटर्नल डैश आ जाएगा तो हम लोग आर एक्सटर्नल की वैल्यू क्या कर लेंगे, कैलकुलेट करेंगे। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, समझिएगा। ठीक है, चलिए अभी तक ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग जो है क्या किया था, स्टेटर के पैरामीटर को निगलेक्ट कर दिया था, लेकिन इस बार हम स्टेटर के पैरामीटर को क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा, जो मैंने ग्राफ बनवाया था, ग्राफ कुछ ऐसा था। नाउ दिस इज नथिंग बट द टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक, मैं यहां पर ड्रॉ करूं, समझिएगा। ठीक है, नाउ आई कैन बी ड्रॉ द टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। दिस इज द टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज टॉर्क and this is slip, this is slippage है। ठीक है, जब ग्राफ आपने ड्रॉ किया था तो दिस इज नथिंग बट द मैक्सिमम टॉर्क,
जो मैक्सिमम टॉर्क होता है वो रोटर के रेजिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। टी मैक्स जो होता है वो रोटर के रेजिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन स्लिप जिस स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क अकर होता है वो स्लिप आपके क्या करती है, रोटर के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है। अगर आप किसी भी तरीके से रोटर के रेजिस्टेंस को चेंज कर दें तो स्लिप एट विच द मैक्सिमम टॉर्क विल बी अकर, वो पॉइंट आपका चेंज हो जाएगा। मतलब मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू तो उतनी रहेगी, लेकिन जिस स्लिप पे वो अकर हो रहा था वो स्लिप आपकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। ध्यान से देखिए मैं ग्राफ बना रहा हूं। नाउ दिस इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ। स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसी होती है, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द, यहां पर स्लिप की वैल्यू कितनी है, 0। दिस इज एस टी मैक्स, एस टी मैक्स, ठीक है। और एस टी मैक्स की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, दिस इज R2 डैश डिवाइडेड बाई जो आपने निकाला था उसी को लिख देता हूं, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द अंडर रूट ऑफ आर टी एच प्लस R2 डैश, और दिस इज नथिंग बट द R2 डैश डिवाइडेड बाई RTH स्क्वायर, दिस इज RTH स्क्वायर प्लस HTH प्लस H2 डैश का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। मान लीजिए मैंने रोटर के सर्किट पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, आर एक्सटर्नल ऐड किया, लेकिन सारे सर्किट को मैं रिफर्ड करूंगा रोटर के दैट इज स्टेटर पे, तो टोटल रोटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो आ जाएगा, दिस इज आर एक्सटर्नल डैश, ठीक है। ध्यान से देखिए, नाउ दिस इज नथिंग बट द, अगर आप जो है ध्यान से देखिएगा, दैट इज अगर आप अपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे, अगर आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे, तो ओवरऑल जो है मेरा जो रोटर का रेजिस्टेंस है, ओवरऑल रोटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, चेंज होगा। दिस वैल्यू विल बी चेंज, और बेटा अगर ये चेंज होगी तो स्लिप की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। ये वैल्यू भी चेंज होगी, ठीक है। मैक्सिमम टॉर्क उतना ही, ठीक है। अब चलिए मान लीजिए मैं आपको क्या करने वाला हूं, मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बढ़ाऊंगा, ठीक है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो ओवरऑल आपका जो है रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो स्लिप एट विच द मैक्सिमम टॉर्क विल बी ऑकर, वो वैल्यू बढ़ेगी। अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो जिस स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क ऑकर हो रहा है ये स्लिप बढ़ेगी, तो ये पॉइंट भी आपका क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए जैसे जैसे आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो एस टी मैक्स बढ़ता जाएगा, और मैक्सिमम टॉर्क इसी स्लिप पे ऑकर होता है, इसकी वैल्यू भी शिफ्ट होती जाएगी। एक ऐसा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आएगा, एक ऐसा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आएगा जब स्लिप की वैल्यू बढ़ते बढ़ते कितनी आ जाएगी, 1, ठीक है। जब स्लिप की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एस टी मैक्स बढ़ते बढ़ते, मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बढ़ाता जा रहा हूं, और बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आएगा जब एस टी मैक्स बढ़ते बढ़ते कहां पर आ जाएगा, दैट इज यहां पर स्लिप कितनी है बेटा, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, यहां पर स्लिप होती है 1, एस टी मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बढ़ते बढ़ते 1 के बराबर। एक ऐसा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आएगा जब आपका उसको जैसे जैसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे एस टी मैक्स बढ़ता जाएगा, और एस टी मैक्स बढ़ते बढ़ते जब कितना हो जाएगा, जब एस टी मैक्स बढ़ते बढ़ते 1 के बराबर हो जाएगा, उस समय आपको मैक्सिमम टॉर्क कहां पर मिलेगा बेटा, मैक्सिमम टॉर्क इस पॉइंट पे मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम टॉर्क इस पॉइंट में मिलेगा, तो कैरेक्टरिस्टिक ऐसी आ जाएगी, ध्यान से देखिएगा। मैक्सिमम टॉर्क आपको इस पॉइंट पे मिलेगा, जब एस टी मैक्स बढ़ते बढ़ते 1 हो जाएगा तो मैक्सिमम टॉर्क आपको कहां पर मिलेगा, इस पॉइंट में मिलेगा, और मैक्सिमम पॉइंट इस पॉइंट में मिलेगा। और बेटा एस इक्वल टू 1 पे जो टॉर्क होता है स्टार्टिंग टॉर्क, मतलब स्टार्टिंग में मैक्सिमम टॉर्क मिल जाएगा, मतलब दैट इज जब आपका
एस टी मैक्स बढ़ते बढ़ते 1 के बराबर, जिस समय एस टी मैक्स आपका 1 हो जाएगा उस समय आपका जो स्टार्टिंग टॉर्क, स्टार्टिंग में आपको कितना टॉर्क मिलेगा, मैक्सिमम टॉर्क के बराबर, ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क के बराबर, या फिर स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम टॉर्क के बराबर। यहाँ पर आप बोल सकते हैं दैट इज नथिंग बट द, इस पॉइंट पे दैट इज स्टार्टिंग टॉर्क, या फिर जो मैक्सिमम आपको स्टार्टिंग में कितना टॉर्क मिलेगा, मैक्सिमम टॉर्क के बराबर, ठीक है। तो अगर कभी आपसे बोला जाए कि भाई जो है आपका स्टार्टिंग टॉर्क किसके बराबर है, मैक्सिमम टॉर्क, मतलब एस इक्वल टू 1, ये आपका स्लिप इज इक्वल टू 1 होता है, दिस पॉइंट इज स्लिप इक्वल टू 1, जब एस टी मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 के बराबर, एस टी मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 के बराबर, उस समय स्टार्टिंग में आपको कितना टॉर्क मिलेगा, मैक्सिमम टॉर्क। तो क्वेश्चन में बोला जाए कि भाई स्टार्टिंग टॉर्क आपको कितना मिल रहा है, मैक्सिमम टॉर्क के बराबर मिल रहा है, मतलब एस टी मैक्स की वैल्यू कितनी है, 1, और एस टी मैक्स की वैल्यू 1 है, वहां से हम लोग क्या करेंगे, एस टी मैक्स की वैल्यू 1 के बराबर रखेंगे और 1 के बराबर अपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए, तो यहां से हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखिएगा, मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, आपको मैंने दो चीजें बताई थी, एक तो ए बताया था, ए मैंने आपका टर्न रेशियो बताया था, ए रेशियो बताया, ए बताया था टर्न रेशियो, टर्न रेशियो क्या होता था, E1 डिवाइडेड बाई E2 नॉट, दिस इज कॉल्ड ए, ठीक है, इसको बोलते थे टर्न रेशियो, स्टेटर टू रोटर टर्न रेशियो, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते थे। और जब मैं इक्विवेलेंट सर्किट आपको पढ़ा रहा था इंडक्शन मोटर को, तो हमने के डिफाइन किया था, के था ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर में भी आप देखेंगे ए आपका जो टर्न रेशियो होता था वो N1 बाई N2 होता था, और जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता था N2 बाई N1 होता था। के और ए एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, सेम रिलेशन यहाँ भी होता है, ठीक है। दैट इंडक्शन मोटर में अगर आपको जहीं के की जरूरत है और आपको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, 1 बाई के, ए की जगह 1 बाई के, या फिर के की जगह 1 बाई ए लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, यहाँ मैं एक चीज और लिख देता हूँ, नाउ दिस इज नथिंग बट द, इन इंडक्शन मोटर, इन इंडक्शन मोटर, ए मैंने डिफाइन किया था, ए डिफाइन किया था टर्न रेशियो, टर्न रेशियो को हम लोग ने ए से रिप्रेजेंट किया था, और के को मैंने रिप्रेजेंट किया था ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है। इसकी वैल्यू आपके पास थी, दैट इज इफेक्टिव नंबर ऑफ रोटर टर्न डिवाइडेड बाई इफेक्टिव नंबर ऑफ स्टेटर टर्न, और इसका फार्मूला था E1 बाई E2 नॉट, ठीक है। इसको आप जो है दैट इज इफेक्टिव नंबर ऑफ स्टेटर टर्न डिवाइडेड बाई इफेक्टिव नंबर ऑफ रोटर टर्न भी लिख सकते हैं, क्योंकि E1 बाई E2 स्टेटर डिवाइडेड बाई रोटर, स्टेटर डिवाइडेड बाई रोटर। यहां से आप एक रिलेशन याद रखिएगा, दैट इज ए और जो के होते हैं वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, के इज इक्वल टू टर्न रेशियो इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, या फिर आप लिख सकते हैं के इज इक्वल टू 1 बाई ए। कई बार क्वेश्चन में आपको टर्न रेशियो दिया होगा, आप ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निकाल सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दिया है तो टर्न रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट होने वाली है, उस हिसाब से हम लोग चीजें करेंगे, ठीक है। चलो, मैं आपका सेम डाटा क्वेश्चन उठाता हूं जो मैंने कल उठाया था, उसी में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन भी। और ये फार्मूले आपको तभी लगाने हैं जब आपको स्टेटर और रोटर दोनों के पैरामीटर दिए होंगे, ठीक है, तभी आप इन सारे फार्मूले को अप्लीकेबल करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके पास, नाउ दिस इज नथिंग बट द, नाउ दिस इज द सर्किट। चलो इस पे लिख देते हैं, कैलकुलेट द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, कैलकुलेट द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, कैलकुलेट द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, calculate the external resistance is required to obtain
टू ऑब्टेन मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क एट स्टार्टिंग। ठीक है, आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बताइए, कितना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम रोटर के सर्किट में ऐड कर दें कि आपका जो स्टार्टिंग टॉर्क है, स्टार्टिंग टॉर्क किसके बराबर है, मैक्सिमम, तो स्टार्टिंग में जो टॉर्क मिले वो किसके बराबर हो जाए, टी मैक्स के बराबर हो जाए। ठीक है, और बोल रहा है टेक ए इज इक्वल टू है, दैट इज 1.2। ए की वैल्यू कितनी है, 1.2, और ए आपका डिफाइन होता है टर्न रेशियो, ये आपको दिया हुआ है। अब देखो क्वेश्चन में आपको स्टेटर रोटर दोनों के पैरामीटर दिए और रिफर्ड करके स्टेटर के रोटर के पैरामीटर स्टेटर पे रिफर्ड किए, तो हम लोग एग्जैक्ट फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, चलो मैं लिख रहा हूं। अगर आपका जो है स्टार्टिंग में जो टॉर्क मिल रहा है वो मैक्सिमम टॉर्क है, ठीक है, तो मैक्सिमम टॉर्क स्टार्टिंग में ऑकर हो रहा है, तो कितना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है डी का, तो आपके माइंड में तुरंत फिगर बनना चाहिए। अच्छा, जो एस टी मैक्स होता है वो आपके किस पे डिपेंड करता है, दैट इज रोटर के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर मैं रोटर के सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस बढ़ाना बढ़ाना स्टार्ट कर दूं तो एसटी मैक्स बढ़ता जाएगा, और जब एसटी मैक्स बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, 1 के बराबर। तो आपको जो है जो मैक्सिमम टॉर्क है वो कब मिलेगा, स्टार्टिंग में मिलेगा, मतलब स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम टॉर्क के बराबर। तो अगर आपका स्टार्टिंग टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क के बराबर है तो एस टी मैक्स की वैल्यू कितनी हो गई होगी, 1 हो गई होगी। ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड किया होगा तो एस टी मैक्स बढ़ा होगा, एस टी मैक्स कहां पर आ गया होगा, 1 के बराबर, और जब से एस टी मैक्स 1 के बराबर आ जाएगा स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू कितनी मिलेगी, मैक्सिमम टॉर्क के बराबर। ठीक है, तो लिख रहा हूं, लेट अस कंसीडर लेट अस कंसीडर let us consider r external r external let us consider r external is added in the rotor circuit। रोटर के सर्किट में मैंने कितना एडिशनल रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, आर एक्सटर्नल, सो दैट जो स्टार्टिंग में टॉर्क मिल रहा है वो कितने के बराबर, मैक्सिमम टॉर्क। क्योंकि अगर आपका स्टार्टिंग टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क के बराबर है, मतलब आपका स्टार्टिंग के समय जो टॉर्क है वो कितना, मैक्सिमम टॉर्क स्टार्टिंग में ऑकर हो रहा है, हेंस हेंस एस टी मैक्स। ठीक है, अगर आपका जो है मैक्सिमम टॉर्क स्टार्टिंग में ऑकर है तो एस टी मैक्स भी स्टार्टिंग में आ गया होगा। स्टार्टिंग में मतलब स्लिप की वैल्यू कितनी होगी, 1, हेंस एस टी मैक्स इज नथिंग बट इक्वल टू 1। और ये बेटा एस टी मैक्स कब है, जब आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर दिया है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करने के बाद जो एस टी मैक्स है वो उसकी वैल्यू कितनी हो गई होगी, 1, क्योंकि जैसे जैसे आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करते जाएंगे एस टी मैक्स बढ़ता जाएगा, और जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी ऐड कर देंगे, आर एक्सटर्नल, तब एस टी मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अब एस टी मैक्स का फार्मूला क्या होता है, आर टू डैश डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ आर टी एच स्क्वायर प्लस एक्स टी एच प्लस एक्स डैश टी का होल स्क्वायर। लेकिन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड किया है तो मेरा जो टोटल जो है जो रेजिस्टेंस होगा, टोटल रेजिस्टेंस आपके रोटर सर्किट का होगा आर टू डैश की जगह आर टू डैश प्लस एक्सटर्नल, क्योंकि आर टू डैश है उसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस करूं, जब इसको स्टेटर साइड पर रिफर करेंगे तो जाएगा आर टू डैश प्लस आर एक्सटर्नल डैश। ठीक है, तो फार्मूला में लिख देता हूं यहां पर, विदाउट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, विदाउट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है, विदाउट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, विदाउट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एस टी मैक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है बेटा आर टू डैश डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ आर टी एच का स्क्वायर प्लस एक्स टी एच प्लस एक्स टू डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, जब आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, यहां पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद जो एस टी मैक्स है वो कितना हो गया, 1। तो अब मैं फार्मूला एस टी मैक्स का लिख रहा हूं कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड किया तो एस टी मैक्स की वैल्यू 1 हो जाएगा। एस टी मैक्स का फार्मूला हो जाएगा, दिस इज आर टू डैश प्लस आर एक्सटर्नल, स्टेटर पे रिफर्ड कर दिया, डिवाइडेड बाई आर टी एच का स्क्वायर प्लस एक्स टी एच प्लस एक्स टू डैश।
का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां से आप अपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। आपको आर एक्सटर्नल निकालना है, आर एक्सटर्नल डैश की वैल्यू निकल के आएगी। यहां से वैल्यू आएगी आर टू डैश प्लस आर एक्सटर्नल डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर टी एच स्क्वायर प्लस एक्स टी एच प्लस एक्स टू डैश का होल स्क्वायर। यहां से आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। दिस इज अंडर रूट ऑफ आर टी एच स्क्वायर प्लस एक्स टी एच प्लस एक्स टू डैश का होल स्क्वायर माइनस आर टी एच। ठीक है, लोग बस यहीं पर छोड़ देते हैं, लेकिन आपको आर एक्सटर्नल डैश नहीं निकालना था, एक्सटर्नल रजिस्टेंस निकालना था, आर एक्सटर्नल की वैल्यू निकालनी थी। ये आपने क्या निकाला है, ये आपका दिस इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रिफर्ड ऑन द स्टेटर साइड निकला। आर एक्सटर्नल निकालना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था जब हम जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को स्टेटर पर रिफर्ड करेंगे तो के स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं जब रेजिस्टेंस को, जैसे आर टू को हम रिफर्ड करते हैं तो आर टू डैश हो जाता है। आर टू डैश की वैल्यू कितनी होती है, आर टू डिवाइडेड बाई के स्क्वायर होती है, यही वैल्यू होती है। ठीक है, आपका ये निकल के आया है आर एक्सटर्नल डैश। सारी वैल्यू बेटा आपको मालूम होंगी। कल सेम डाटा के लिए मैंने सारी चीजें कैलकुलेट की थी, वी थेवेनिन, वो सारी चीजें मैं लिख देता हूँ। कल हमने वी थेवेनिन निकाला था। वी थेवेनिन की वैसे जरूरत नहीं है। वी थेवेनिन कल हम लोगों ने निकाला था, कितना निकाला था मैं वैल्यू लिख देता हूँ। कल निकाल चुका हूँ इसलिए निकाल नहीं रहा। 227.3 वोल्ट। ठीक है, आर टी एच हमने निकाला था, थेवेनिन रेजिस्टेंस 0.147 ओम। एक्स टी एच हमने निकाला था 0.443 ओम। ठीक है, एक्स टू डैश की बेटा वैल्यू थी आपके पास 0.45 ओम। ये सारा डाटा आपके पास अवेलेबल है। आर टू डैश, हाँ आर टू डैश माइनस होगा। ठीक है, आर टू डैश माइनस होगा। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, आर टू डैश, आर टू डैश विल बी माइनस। ठीक है, यहाँ से आर टू डैश माइनस होगा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास आपको आर एक्सटर्नल निकालना है। देखो मैंने फार्मूला आपको बताया था, जब रिफर्ड करते हैं तो आर एक्सटर्नल डैश इज नथिंग बट इक्वल टू होगा आर एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई के स्क्वायर। तो आर एक्सटर्नल की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, आर एक्सटर्नल इंटू के स्क्वायर। लेकिन बेटा के तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, आपको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दिया ही नहीं है, आपको क्या दिया, टर्न रेशियो दिया है। तो दोनों के बीच में रिलेशन होता है, चूंकि दैट इज के इज इक्वल टू होता है 1/a, तो मैं यहां पर वैल्यू रख देता हूं। तो यहां से आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आर एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई 1/a का होल स्क्वायर। दिस इज डैश, यहाँ पर ये डैश लगेगा। नाउ दिस इज डैश, आर एक्सटर्नल इज नथिंग बट इक्वल टू आर एक्सटर्नल डैश डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। और आर एक्सटर्नल डैश की वैल्यू हम ये रख देते हैं, सारी वैल्यू मैं रखे दे रहा हूं। तो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू, दिस इज अंडर रूट ऑफ आर टी एच का स्क्वायर प्लस एक्स टी एच प्लस एक्स टू डैश का होल स्क्वायर माइनस आर टू डैश होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। आर टू डैश की भी वैल्यू लिखे दे रहा हूं बेटा, आर टू डैश की वैल्यू भी आपको मालूम है, आर टू डैश दिया था 0.12 ओम। ठीक है, सारी वैल्यू रख देते हैं तो यहाँ से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकल आएगा। सारी वैल्यू मैं रखने जा रहा हूं तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आएगा अंडर रूट ऑफ, दैट इज थेवेनिन रेजिस्टेंस की वैल्यू है आपके पास 0.147 का होल स्क्वायर प्लस थेवेनिन रिएक्टेंस की वैल्यू है 0.443, एक्स टू डैश है 0.5 का होल स्क्वायर माइनस आर टू डैश की बेटा वैल्यू है 0.12 होल डिवाइडेड बाई आपका ए की वैल्यू आपको लेनी थी 1.2, तो दिस इज 1.2 का होल स्क्वायर। यहां से आप अपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी 0.545। इतना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर आप अपने रोटर के सर्किट में ऐड कर देंगे, इतना नहीं आएगा अशिता बेटा, इतना नहीं आएगा। ये मैंने लगभग कैलकुलेट किया, इतना आएगा जो है। आप एक बार चेक कर लीजिए कैलकुलेशन।
हो सकता है कि मेरे कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो, बाकी आप चेक कर सकते हैं, मैंने डाटा लिख रखा है सारी चीजें। ठीक है, चलो, तो मेरे ख्याल से आपने इसको कर लिया होगा। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ जो है अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। ठीक है, मैं आपको जो है दो सर्किट डायग्राम बना चुका हूं। ठीक है, एक तो कंप्लीट मैंने बनाया हुआ था और एक आपका एग्जैक्ट बनाया था। एक्चुअली में हम लोग एग्जैक्ट वाले से एनालिसिस करते हैं। ठीक है, कंप्लीट और एग्जैक्ट में अंतर क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूं। और अब हम लोग अप्रोक्सीमेट और करने जा रहे हैं। चलो, ठीक है, देखो, मैंने आपको शुरुआत में बताया था इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, मैंने ये हेडिंग आपको डलवाई थी, और जब भी ये हेडिंग आए कि इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ द इंडक्शन मोटर, तब आपको कौन सा सर्किट बनाना है। ठीक है, दैट इज इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। जब भी आपके पास ये हेडिंग डल के आएगी तब आपको ये सर्किट बनाना है, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, ये पहला मॉडल हम लोग बना रहे हैं इक्विवेलेंट सर्किट पे। ठीक है, ये मैं बनवा चुका हूं। ठीक है, जब भी आपके पास ये हेडिंग लिखे इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, तो आपको ये वाला सर्किट हमेशा बनाना इंडक्शन मोटर का। स्टेटर की वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, स्टेटर की वाइंडिंग में सम लीकेज, फ्लक्स विल बी देयर, जिसको हम लोग लीकेज रिएक्टेंस दिखाएंगे। नो लोड ब्रांच विल बी देयर। नाउ दिस इज मैग्नेटाइजिंग ब्रांच विल बी देयर, ये आपका मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस है। ये स्टेटर का सर्किट था और ये रोटर का सर्किट है। Now this is the short circuit. This is R2 by S. This is J, X2 naught. This is I2. This is E2 naught. ठीक है, this is E2 naught. This is E1. Now this is RW. This is JXM. This is I naught. This is JX1. This is R1. This is I1 and this is V1. ये आपका एक, दिस इज नथिंग बट द इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ द थ्री फेज इंडक्शन मोटर। जब भी आपके पास क्वेश्चन में जो है दिया हो कि एग्जैक्ट, या फिर दिस इज नथिंग बट द इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर को यूज करके आपको एनालिसिस करनी है, तब आपको इसको करनी है। और इसकी मैंने आपको पावर फ्लो इक्वेशन भी बताई थी। ठीक है, ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर होता है। ठीक है, अब आप देखिए, इसमें मैंने क्या बताया था कि आपको मैंने बताया था कि जो आपके पास जो कोर लॉस होता है, ठीक है, स्टेटर में जो कोर लॉस होता है वोल्टेज पे डिपेंड करता है। और वोल्टेज हम लोग जनरली आपका रेटेड वोल्टेज रेटेड फ्रीक्वेंसी अप्लाई करते हैं, तो ये कांस्टेंट होता है।
तो हमने इसको क्या कर दिया था, निगलेक्ट कर दिया था। निगलेक्ट करने का मतलब हम इसको स्टार्टिंग में कंसीडर नहीं कर रहे थे, लास्ट में कंसीडर कर रहे थे मैकेनिकल लॉसेज। तो इसको निगलेक्ट करने के बाद जो सर्किट डायग्राम बनता है उसको बोलते हैं एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। जब भी आपसे बोला जाएगा एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, उसमें आपको आर डब्ल्यू नहीं दिखाना है, आर डब्ल्यू को बाद में दिखाना है, ठीक है। मैंने आपको एग्जैक्ट पावर इक्वेशन लिखा है, एग्जैक्ट पावर इक्वेशन आप देख लीजिए, वहां पर मैंने एग्जैक्ट वर्ड यूज किया था। तो एग्जैक्ट पावर इक्वेशन का मतलब है यू कैन बी निग्लेक्टेड दिस। तो ये आपका पहला मॉडल है जो आपका इक्विवेलेंट सर्किट बनता है, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे जो एग्जैक्ट मॉडल होता है, जो IEEE ने क्या किया है, अप्रूव्ड किया है, ठीक है, एनालिसिस करने की। जब स्टेटर और रोटर के पैरामीटर दिए होते हैं उस समय हम लोग एग्जैक्ट मॉडल को क्या कर सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो कोर लॉस कंपोनेंट होता है, वो कोर लॉस जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं। और जनरली वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी हम रेटेड अप्लाई करते हैं तो वो कांस्टेंट होते हैं, तो उनको हम लोग बाद में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उससे हमें जो है कोई ज्यादा अंतर नहीं आएगा एनालिसिस करने में, ठीक है। तो अगर कभी भी आपके पास वर्ड लिखा होगा एग्जैक्ट 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 इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, दैट इज इसको रिफर्ड भी कर सकते हैं, रिफर्ड कर देते हैं, ठीक है। रिफर्ड करके बना देता हूं, नेक्स्ट हेडिंग डाल देता हूं, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर रिफर्ड ऑन द स्टेटर साइड, ठीक है। इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर रिफर्ड ऑन, क्योंकि इस सर्किट में एनालिसिस करना थोड़ा सा टफ है, तो रिफर्ड ऑन स्टेटर साइड, स्टेटर साइड। तो जब भी ये वर्ड लिखा होगा तब आपको कौन सा सर्किट बनाना है ये आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि ये सर्किट बनाओ, केवल लिख देगा। अब आपको सोचना है कि एनालिसिस के लिए कौन कौन सा आपको डायग्राम बनाना है। तो नाउ दिस इज द सर्किट, दिस इज R1, दिस इज JX1, दिस इज नो लोड ब्रांच, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द R2 dash by S, this is JX2 dash, this is E2 dash, E2 dash, this is I2 dash, this is JX1, this is R1, this is I1, and this is the supply voltage, this is supply voltage V1, this is per phase, this is RW, this is JXN, this is I naught, ठीक है, दिस इज द आई नोट। ये आपका जो है, जब आपसे बोला जाए कि दैट यू कैन बी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर रिफर्ड ऑन द स्टेटस है, तब आपको ये सर्किट बनाना है। और इस सर्किट की सबसे पहले मैंने जो आपकी पावर फ्लो इक्वेशन लिखी थी इसी की लिखी थी। लेकिन AIEEE ने बोला कि भाई जो है ये जो आपके कोर लॉस होते हैं वो तो कांस्टेंट होते हैं, तो इनको हम लोग पहले सब्ट्रैक्ट ना करके अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इनको बाद में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जो हमने एग्जैक्ट मॉडल एनालिसिस के लिए चूज किया एग्जैक्ट मॉडल, वो मैं बनाने जा रहा हूं। जब एग्जैक्ट मॉडल वर्ड लिख के आएगा, या फिर अगर आपको RW या फिर कोर लॉस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तब आपको जो मैं सर्किट बनाने जा रहा हूं वो बनाना है, एग्जैक्ट मॉडल बनाना है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इसी मॉडल को बनाऊंगा भी जो मैं बनाने जा रहा हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट है एग्जैक्ट
इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर रिफर्ड रिफर्ड ऑन द स्टेटर साइड। जो आपका एग्जैक्ट या फिर एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट होता है, उसमें हम कोर लॉस कंपोनेंट को बाद में सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि कोर लॉस कंपोनेंट कांस्टेंट होता है। अगर आर डब्ल्यू नहीं दिया या फिर उसने वर्ड यूज किया है एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल बनाइए, तो आपको ये वाला सर्किट मॉडल हमेशा बनाना है। नाउ दिस इज द सर्किट मॉडल। दिस इज R1 JX1, this is magnetizing branch, अब मैं क्या करने जा रहा हूं बेटा, इस आर डैश एस को दो पार्ट में ब्रेक करने वाला हूं, एक तो R2 में और दूसरा आपका दैट इज लोड रेजिस्टेंस के फॉर्म में इसको ब्रेक करें। R2 ब्रैकेट में 1/s-1 उस तरह से लिखने जा रहा हूं, जैसे कि थोड़ा सा मुझको एनालिसिस करने में आसानी है। ठीक है, R2 डैश, हेलो, इस R2 डैश को आप लिख सकते हैं R2 डैश प्लस R2 डैश 1/s-1, इसको ऐड करो, ऐड करने पे R2 डैश बाई एस आएगा। ये आपका दैट इज रोटर का क्या होता था, रेजिस्टेंस होता था, और ये आपका जो है क्या होता था, दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हिच इज रिप्रेजेंट द लोड पैरामीटर। ठीक है, लोड का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो मैं उसको उसी तरह से लिखने जा रहा हूं। नाउ दिस इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द एग्जैक्ट equivalent circuit diagram of three phase induction motor. This is V1 per phase, this is I1, R1, JX1, this is JXM, R2 dash, ये R2 dash लिखा है, this is JX2 dash, and this is nothing but the R2 dash 1/s-1। बात एक ही भाई, इन दोनों को ऐड करेंगे तो R2 dash by S ही आएगा। Now current is nothing but the I2 dash, this is current in nothing but the I2 dash will be there। ठीक है, now and this current is nothing but the this current is nothing but the नो लोड करंट लिख देते हैं। ठीक है, नाउ नो लोड करंट, आई नो लोड, वैसे आई एक्सएम लिखना चाहिए। ठीक है, लेकिन समझाने के लिए मैंने इसको लिख दिया है नो लोड करंट। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और दिस इज आई नो लोड। क्या मेरी बात क्लियर है? अब हम लोग इसको भी अप्रोक्सीमेट करने जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अच्छा, इसको जो है अभी तक हम लोग कैसे बनाते थे, हम लोग ऐसे बनाते थे, लेकिन मैं कई बार जो है R2 डैश को मैं इन दोनों में ब्रेक करके लिखूंगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने जो बनाया था, हमने कुछ ऐसा बनाया था। ठीक है, वही चीज है, कोई ऐसा अलग से चीज नहीं है। आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर नीचे कर देता हूँ, सेम चीज को आप ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार मैं जो है, जब मेरा मन करेगा डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, मैं उस तरह से सर्किट डायग्राम बनाऊंगा, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, अब जरा देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूं। अब जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, इस सर्किट को भी अप्रोक्सीमेट करने वाले हैं, क्योंकि कई बार वो आपको बोलेगा कि आप जो है क्या करिए, आप अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाइए, रिफर्ड ऑन द स्टेटर साइड, मतलब स्टेटर साइड पे रिफर्ड करके बनाना है, लेकिन आपको अप्रोक्सीमेट, इसको भी हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। अच्छा देखो, इस सर्किट में दिक्कत क्या थी, यहाँ पर मैंने बेसिक टॉर्क इक्वेशन लिखी थी, बेसिक टॉर्क इक्वेशन। ठीक है, बेसिक टॉर्क इक्वेशन अगर मैं निकालूं, चलो इसी सर्किट से मैंने आपकी एग्जैक्ट टॉर्क इक्वेशन निकाली थी, एग्जैक्ट टॉर्क इक्वेशन के लिए मुझे एग्जैक्ट सर्किट मॉडल की जरूरत थी, और यही मॉडल मैंने बनाया भी था। ठीक है, अगर यहां से मैं आपका निकालूं, दिस इज नथिंग बट द, जो आपकी एग्जैक्ट टॉर्क इक्वेशन थी, एग्जैक्ट टॉर्क इक्वेशन थी 180 डिवाइडेड बाई 2 पाई एन एस इंटू, हाँ दैट इज नथिंग बट द आई टू डैश स्क्वायर, आई टू डैश स्क्वायर इंटू आर टू डैश बाई एस, यही आपकी इक्वेशन थी। ठीक है, यही इक्वेशन थी आपकी जो है एग्जैक्ट टॉर्क इक्वेशन, दिस इज एग्जैक्ट टॉर्क इक्वेशन, एग्जैक्ट टॉर्क इक्वेशन, ये आपकी एग्जैक्ट टॉर्क इक्वेशन थी। ठीक है, अब देखो एग्जैक्ट टॉर्क इक्वेशन के लिए आपको कौन सा करंट कैलकुलेट करना था, आई टू डैश, कौन सा करंट कैलकुलेट करना था, आई टू डैश करंट कैलकुलेट करना था। और आप देखेंगे जो एग्जैक्ट मेरे पास इक्विवेलेंट सर्किट था, उसमें जो मैग्नेटाइजिंग ब्रांच थी ना, इस मैग्नेटाइजिंग ब्रांच की वजह से आपको इस आई टू डैश को कैलकुलेट करने के लिए थेवेनिन मॉडल बनाना पड़ गया था। कौन सा मॉडल, थेवेनिन मॉडल। अगर मान लो ये ब्रांच ना होती, ये ब्रांच ना होती, तो आई टू डैश इज नथिंग बट इक्वल टू क्या हो जाता, आई वन, और आई वन को आप डायरेक्ट एक बार में केवीएल लगा के निकाल लेते। ठीक है, टोटल इंपीडेंस डिवाइडेड बाई टोटल वोल्टेज करंट आ जाता। ठीक है, आपको थेवेनिन मॉडल बनाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे ये आपके पास जो है यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग ब्रांच थी, और इस मैग्नेटाइजिंग ब्रांच की वजह से आपने क्या किया था, इस पूरे का स्टेटर साइड के सर्किट का थेवेनिन मॉडल बनाया था, वीटीएच निकाला था, जेडटीएच निकाला था, उसके बाद थेवेनिन मॉडल बनाने के बाद आपने आई टू डैश की वैल्यू निकाली थी, आई टू डैश निकालने के बाद फिर यहाँ रखा, तो फिर इक्वेशन निकाली थी। क्या मेरी बात क्लियर है? तो आपका जो कैलकुलेशन था वो काफी लेंथी कैलकुलेशन हो गया था। तो मैं क्या करने वाला हूं, कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए आप क्या करें कि अगर आप इस ब्रांच को कहीं जो है स्टेटर के या फिर सप्लाई के क्रॉस शिफ्ट कर दें, तो उससे जो है आपके कैलकुलेशन थोड़े से इजी हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं इस जो है मैग्नेटाइजिंग ब्रांच को सप्लाई के क्रॉस शिफ्ट करूंगा, तो मेरा जो चेंज होना चाहिए, ठीक है, जो ड्रॉप ड्रॉप होने चाहिए, उनमें ज्यादा चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर ज्यादा चेंज नहीं आएगा तो थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है कि थोड़ा बहुत 2 से 4% का जो है हम लोग चेंज साइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखना चाहते हैं कि क्या मैं जो है इस आई नॉट को सप्लाई के क्रॉस शिफ्ट कर सकता हूं। अगर इस करंट की वजह से जो ड्रॉप होंगे अगर वो बहुत कम होंगे, तो हम इसको शिफ्ट करने से हमारे कैलकुलेशन में कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया कि जो एग्जैक्ट मॉडल था, एग्जैक्ट मॉडल में जो हमें टॉर्क की इक्वेशन निकालनी पड़ रही थी, इस इक्वेशन को निकालने के लिए आपको आई टू डैश निकालना था, और आई टू डैश निकालने के लिए आपको क्या करना था, थेवेनिन मॉडल बनाने की जरूरत पड़ गई थी, जिससे कि मेरे कैलकुलेशन थोड़े से क्या हो गए थे, लेंदी हो गए थे। ठीक है, तो मैं अपने कैलकुलेशंस को लेंदी जो है कम करने के लिए, अपने आई टू डैश को डायरेक्टली कैलकुलेट करने के लिए मैंने जो है सोचा कि क्या मैं इस आई नॉट को अगर सप्लाई के क्रॉस, एक्चुअल में सप्लाई के क्रॉस शिफ्ट करने से वो अप्रोक्सीमेट मॉडल आ जाएगा, लेकिन उससे मेरे कैलकुलेशन थोड़े से इजी हो जाएंगे। लेकिन आप जो है किसी भी चीज को शिफ्ट करने से हमारे पैरामीटर में कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आना चाहिए, या फिर जो चेंज होना चाहिए वो 2 से 4% के अगर आसपास हो रहा है, तो हम ऐसा अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, उससे हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो वही चीज समझने की कोशिश करना है, दैट इज नथिंग बट द, सुनिएगा मेरी बात, मैं कुछ पैरामीटर कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, चलो नाउ यू कैन बी टेक इट हियर। हाँ, ठीक है, चलो यहां पर ये मुझे बताओ जरा। ठीक है, अब जरा मुझे बताओ कि यहां पर कितना करंट फ्लो कर रहा है, यहां पर कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई नॉट, यहां पर कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई टू डैश। तो टोटल ये जो मेरा इंपीडेंस है, इसको मैं Z1 मान लेता हूँ, स्टेटर का इंपीडेंस, Z1 इज नथिंग बट द, दैट इज इंपीडेंस ऑफ द स्टेटर साइड। इस इंपीडेंस से कितना करंट फ्लो किया, जरा मुझे बताओगे क्या? इस इंपीडेंस से जो करंट फ्लो किया है वो कितना, I1, I1 इज नथिंग बट इक्वल टू आई नॉट प्लस आई टू डैश।
दिस करंट इज आई नॉट प्लस आई टू डैश। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? आई वन करंट है और आई वन करंट इज नथिंग बट इक्वल टू दिस करंट। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, इस Z1, इस पूरे इंपीडेंस को मैंने Z1 मान लिया। Z1 इज नथिंग बट द दैट इज इंपीडेंस ऑफ द स्टेटर सर्किट विल बी देयर R1 प्लस JX1। इससे जो करंट फ्लो किया है दैट इज ये करंट है I1, और I1 की वैल्यू कितनी है? आई नॉट प्लस आई टू डैश। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जो आपका आई नॉट होता है, ये जो आई नॉट है वो आई टू डैश के मुकाबले काफी कम होता है, क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपका जो है जो टोटल सप्लाई से कितना करंट फ्लो करेगा ये डिपेंड करेगा दैट इज रोटर में कितना करंट फ्लो करेगा। अगर रोटर करंट का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी तो स्टेटर में भी ज्यादा करंट फ्लो करेगा। ठीक है, आई नॉट तो क्या होता है, नो लोड करंट होता है, वो तो नो लोड के हिसाब से फ्लो करता है। ठीक है, तो ये जो करंट है ये करंट आपका फिक्स होता है। लेकिन जैसे जैसे मैं लोड को बदलता हूं तो आपका रोटर का करंट बदलता है, और रोटर का करंट बदलता है तो सप्लाई करंट आपका क्या होता है, बदलता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें दैट इज नथिंग बट कि जो आई नॉट है, ध्यान से सुनिएगा, आई नॉट इज वेरी वेरी लेस देन एज कंपेयर टू आई टू डैश। जो नो लोड करंट होता है, नो लोड करंट आपका दैट इज रोटर के करंट से क्या होता है, काफी कम होता है। रोटर के करंट को निकाल लीजिएगा, मैं आपको डाटा दे दूंगा, रोटर का करंट निकाल लीजिएगा और आप नो लोड करंट को निकाल लीजिएगा, तो नो लोड करंट इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू आई टू डैश। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब आप देखिए आई वन करंट की जगह हम आई टू नॉट, ये जो आई टू नॉट है वो भी जेड वन से फ्लो कर रहा है और आई टू डैश भी जेड वन से फ्लो कर रहा है, क्योंकि आई टू डैश आपका क्या है, काफी ज्यादा है, तो आई टू डैश के वजह से ड्रॉप क्या होगा, ज्यादा होगा, और आई नॉट कम है तो उसकी वजह से ड्रॉप क्या होगा, कम होगा। ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं, क्योंकि आपका जो आई नॉट है दैट इज ए वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू आई टू डैश, इसलिए इसलिए ठीक है, ये जो आई टू नॉट है इसकी वैल्यू कम है तो इसकी वजह से ड्रॉप कम होगा, और आई टू डैश काफी ज्यादा तो इसकी वजह से ड्रॉप काफी ज्यादा होगा, इसलिए आई नॉट इंटू जेड वन that is nothing but the voltage drop due to the no load current is very very small as compared to I2 dash into Z1। ठीक है, जो आपका दैट इज आई नॉट की वजह से यहाँ पर जो ड्रॉप है वो बहुत कम है, तो हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कम है तो हम इस ड्रॉप को निगलेक्ट कर सकते हैं। हेलो, इस ड्रॉप को निगलेक्ट कर सकते हैं, इस ड्रॉप की अपेक्षा ये ड्रॉप क्या है, निगलेक्टेड है। मतलब Z1 में दो ड्रॉप हो रहे हैं, एक तो आई नॉट की वजह से, दूसरा आई टू डैश की वजह से। आई टू डैश की वजह से जो ड्रॉप है वो बहुत ज्यादा है और आई नॉट की वजह से ड्रॉप कम है, तो जब दोनों का सम करेंगे तो सम आपका क्या हो जाएगा, आई टू डैश इंटू जेड वन। आई टू डैश इंटू जेड वन केवल किसके बराबर मान सकते हैं, आई टू डैश इंटू जेड वन, मतलब इससे कितना करंट मान सकते हैं, केवल आई टू डैश। ठीक है, और आई टू डैश मानने का मतलब है कि हम आई नॉट वाले या फिर शंट ब्रांच को कहां पर शिफ्ट करें, यहाँ पर अगर हम इस ब्रांच को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तब इससे करंट कितना फ्लो करेगा, आई टू डैश फ्लो करेगा। ठीक है, आई टू डैश विल बी देयर। ठीक है, तो मैं आपको इस चीज को दिखा भी देता हूं। ठीक है, एक पैरामीटर ले लेता हूं, नाउ आई कैन बी कंसीडर सम डाटा विल बी देयर, आई कैन बी टेकन द सम डाटा विल बी देयर। मैं कुछ डाटा भी आपको लेके दिखा देता हूं। चलिए, नाउ यू कैन बी टेक द डाटा विल बी देयर। नाउ दिस इज R1 की वैल्यू हम ले लेते हैं, मैंने डाटा लिखा तो था कहीं पर आपको बताने के लिए कि डाटा ले लेते हैं।
ठीक है, चलो कोई बात नहीं। नाउ आई कैन कंसीडर ए डाटा दैट इज, जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसी का डाटा आप ले लीजिए। x1 की वैल्यू आपकी कितनी थी, या फिर r1 की वैल्यू कितनी थी बेटा? r1, r1 की वैल्यू आपने मानी थी, दिस इज नथिंग बट द 0.15 थी। x1 की बेटा वैल्यू आपको दी थी, दिस इज 0.45। ठीक है, आपने I1 करंट निकाला था, I1 करंट निकाला था ना आपने। ठीक है, कैलकुलेशन में आपने I1 करंट को निकाला था। ठीक है, I1 करंट आपने कितना निकाला था देख लेते हैं यहाँ पर। देखो, आपको मैंने क्वेश्चन करवाया था, उसमें I1 निकाला था, स्टेटर का करंट 71 के आसपास आ रहा था, 71। देखो, ये देखिए सारे पैरामीटर वही लिए हुए हैं जो यहाँ पर लिए हुए थे इस क्वेश्चन में। ये देखिए सारे पैरामीटर वही लिए हुए हैं, यहाँ से I1 मैंने निकाला था। इस क्वेश्चन में I1 आपके पास आया था, ये आया था 71, 71 आया था I1। और I2 भी निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था। RF आप निकाल चुके थे, I1 बेटा आपके पास है, I2 डैश बाई एस निकाल के I2 डैश भी आप निकाल सकते थे, यहाँ से आप I2 डैश भी निकाल सकते हैं। इन दोनों को बराबर कर दीजिएगा, इन दोनों को बराबर करने के बाद इन दोनों को बराबर कर दीजिएगा और वहां से आप I2 डैश निकाल लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो I1 की वैल्यू है, I1 की वैल्यू कितनी आ रही थी? 71। I1 की वैल्यू आ रही थी 71 एम्पियर, 71 एम्पियर। ठीक है, और I2 डैश की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। I2 डैश, I2 डैश की वैल्यू अगर थेवेनिन मॉडल से आप निकालना चाहे तो थेवेनिन मॉडल से आ रही थी, देखो कल मैंने निकाली थी। नाउ दिस इज, ये देखो I2 डैश की वैल्यू ये निकाली, ये निकाली हुई I2 डैश की वैल्यू। ठीक है, ये रखी हुई I2 डैश। दिस इज I2 डैश इज इक्वल टू वी थेवेनिन डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ RTH प्लस R डैश S का होल स्क्वायर प्लस X2 डैश लाइक दिस समथिंग। I2 की वैल्यू है। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द I2 डैश। I2 डैश का फार्मूला था VTH डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ RTH प्लस X2 डैश बाई S का होल स्क्वायर प्लस XTH प्लस X डैश T का होल स्क्वायर, ये फार्मूला था। ठीक है, यहां से आप I2 डैश निकाल लीजिएगा। और बेटा ये फेजर एडिशन होता है, हेलो, ये दोनों का आपका फेजर एडिशन होता है इन दोनों का। ठीक है, और यहां से आपका आई नॉट आ जाएगा। ठीक है, आई नॉट निकाल लीजिएगा, ये दोनों चीजें आ जाएंगी, कैलकुलेट करके निकालिएगा। दिस इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दिस, तो अप्रोक्सीमेशन लिया जा सकता है। ठीक है, तो मैं लिखे दे रहा हूं सो दैट, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पर दो ड्रॉप हो रहे हैं, एक तो आपके पास हो रहा है I2 नॉट इंटू Z1 और दूसरा ड्रॉप हो रहा है I2 डैश इंटू Z1। ये ड्रॉप काफी ज्यादा है, तो जब इसका सम करेंगे तो हम इसको I2 डैश बाई Z1 मान सकते हैं। मतलब यहाँ पर केवल कितना करंट मान सकते हैं? I2 डैश मान सकते हैं, I2 डैश। और I2 डैश मानते मतलब I1 फ्लो नहीं करना चाहिए, मतलब I1 वाली ब्रांच यहाँ ना लगा के हम यहाँ लगा सकते हैं, उससे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं लिखे दे रहा हूँ नेक्स्ट लाइन से, नेक्स्ट लाइन से लिखे दे रहा हूँ। लिखिए, तो नीचे लिखिए, नोट करके लिखिए, नोट दैट इज एज I naught, no load current, is very less, is very less as compared to, as compared to I2 dash, as compared to I2 dash. Therefore, therefore the drop, therefore the drop in Z1
ड्यू टू आई नॉट can be neglected, can be neglected, therefore या फिर देन हम आई नॉट के ड्रॉप को निगलेक्ट कर सकते हैं। आई नॉट के ड्रॉप को निगलेक्ट करने को होता है आई नॉट उससे फ्लो नहीं करना चाहिए, ठीक है। देन देन द अप्रोक्सीमेट, मतलब ये अप्रोक्सीमेशन लिया जा सकता है क्योंकि ड्रॉप काफी कम है, तो आई कैन बी अप्रोक्सीमेट दैट करंट इज नथिंग बट द आई टू डैश, आई नॉट को निगलेक्ट। देन द इक्विवेलेंट सर्किट, द इक्विवेलेंट सर्किट is shown in the figure, shown in the figure, shown in the figure। तो आई नॉट को जो है, अगर आई नॉट के ड्रॉप को निगलेक्ट किया, आई नॉट को निगलेक्ट नहीं किया, जो आई नॉट का ड्रॉप था Z1 में, ये जो आई नॉट का ड्रॉप था, उस ड्रॉप को हमने इसके कंपेयर में आई टू डैश की वजह से भी ड्रॉप हो रहा था, आई नॉट की वजह से ये ड्रॉप इसके कंपेयर में कम है, तो इस ड्रॉप को हम निगलेक्ट कर सकते हैं एनालिसिस के पर्पज से। और इसको अगर आप निगलेक्ट कर देंगे तो आपको फायदा ये होगा कि आपको जो है थेवेनिन मॉडल नहीं बनाने पड़ेंगे, जिससे कि आपका आई टू डैश की वैल्यू बड़ी आसानी से निकल आएगी, ठीक है। तो नाउ दिस इज नथिंग बट द, आपका सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा। नाउ दैट इज आई नॉट की वजह से ड्रॉप है, Z1 में आई नॉट नहीं फ्लो करना चाहिए, मतलब मैं शंट ब्रांच को, मैग्नेटाइजिंग ब्रांच को पहले लगाने जा रहा हूं। नाउ दिस इज मैग्नेटाइजिंग ब्रांच, आई नॉट के ड्रॉप को आपने निगलेक्ट कर दिया, और नाउ दिस इज द रोटर सर्किट। ठीक है, नाउ दिस इज R2 dash by S, this is J X2, this is R1 plus J X1। now this is nothing but the I2 dash, this is nothing but the I2 dash, this is nothing but the Z1, this is JXM, and this is the I naught। ठीक है, आप इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं ऐसे, दिस इज V1 डिवाइडेड बाई दिस इज योर I1, दिस इज योर I। ठीक है, इस मॉडल को बोलते हैं अप्रोक्सीमेट, दिस मॉडल इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट रिफर्ड ऑन द स्टेटर साइड। ये तीसरा मॉडल बना रहा हूं और इस मॉडल को बोलते हैं अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट इसको बनाने से फायदा ये होगा कि आई टू डैश एक बार में कैलकुलेट हो जाएगा। मैं दिखा रहा हूँ कैसे कैलकुलेट हो और कितना आएगा वो भी दिखा रहा हूँ, और इस अप्रोक्सीमेशन लेके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन भी करवा दूंगा, उससे आपको मालूम चल जाएगा। अगर एग्जैक्ट बना तो इससे बनाता तो आपका थोड़ा 2% का डिफरेंस आएगा, लेकिन कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एग्जैक्ट, दिस इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेट। यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन लिया है, जो ड्रॉप था आई नॉट की वजह से उस ड्रॉप को निगलेक्ट कर दिया। उसको निगलेक्ट करने का मतलब ये ब्रांच आपकी पीछे न लग के आगे, क्योंकि अगर ये ब्रांच यहाँ लगी रहेगी तो उसकी वजह से ड्रॉप आएगा। इस ड्रॉप को निगलेक्ट करने के बाद इस ब्रांच को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, शिफ्ट। और शिफ्ट करने का जो है लॉजिक बनता भी है, क्योंकि बेटा आई टू डैश की वजह से जो Z1 में ड्रॉप हो रहा है दैट इज वेरी वेरी हाई एज कंपेयर टू आई नॉट into Z1। ठीक है, तो that drop is very very small, so you can be neglected, this branch can be shifted from Z1। this is called approximate equivalent circuit of induction motor referred on the स्टेटर साइड, स्टेटर साइड। ये तीसरा मॉडल है। एग्जैक्ट का मतलब क्या है, अप्रोक्सीमेट का मतलब क्या है, और दैट इज इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब क्या है। किस समय कौन सा बनाना है आपको डिसाइड करना है। मैं आपको सारी लैंग्वेज बता रहा हूं, ठीक है, कि क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट
ऑफ इंडक्शन मोटर रिफर्ड ऑन द स्टेटर साइड। ठीक है, नेक्स्ट आपको हेडिंग डालनी है अप्रोक्सीमेट। तीसरा मॉडल बनाने जा रहा हूं, तीसरा मॉडल। दूसरा मॉडल ये था और ये आपका पहला मॉडल था। ठीक है, ये इक्विवेलेंट सर्किट कहलाता है, ये एग्जैक्ट कहलाता है, और दिस इज नथिंग बट द एग्जैक्ट में भी हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। तो नेक्स्ट आपको हेडिंग डालनी है अप्रोक्सीमेट approximate equivalent circuit of induction motor refer to stator side। अगर कभी आपसे जो है क्वेश्चन में बोले कि अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट यूज करिए इंडक्शन मोटर का, तो आपको यही वाला यूज करना है जब स्टेटर के पैरामीटर दिए हो, स्टेटर के पैरामीटर दिए हो और उसमें अप्रोक्सीमेशन आपको लेना हो। तो यू कैन बी ऑलवेज प्रेफर दैट इज जो मैग्नेटाइजिंग ब्रांच है वो सोर्स के क्रॉस कंसीडर करेंगे। ये सर्किट डायग्राम आपको बनाना है। दिस इज R1, this is R1 plus JXN, this is R2 dash by S, this is X2 dash. This current is nothing but the I2 dash. This is I2 dash. This is I0. This is I1. अब देखिए कितने आसानी से जो आपका है, दिस इज JXN। अब देखिए जरा I2 डैश की वैल्यू मैं कितनी आसानी से निकाल सकता हूँ। I2 डैश की वैल्यू कितनी आसानी से निकल आएगी, जैसे ही आप इस अप्रोक्सीमेशन को लेंगे I2 डैश 2 सेकंड में कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, I2 डैश इसको पहले बना लीजिए। अभी मैं इसको थोड़ा सा और जो है क्या करूंगा, सही से बनाऊंगा। पहले मैं आपको बेसिक टॉर्क की इक्वेशन निकालने के लिए दिखा रहा हूँ। I2 डैश पिछली बार क्या था भाई, पिछली बार ये जो शंट ब्रांच थी ना एग्जैक्ट वाले में, शंट ब्रांच यहाँ होती है, तो आपको थेवेनिन मॉडल बनाना पड़ गया था, कैलकुलेशन टफ था। लेकिन अगर आप इस अप्रोक्सीमेशन को ले लें, इस अप्रोक्सीमेशन को ले लेंगे तो I2 डैश 2 सेकंड में कैलकुलेट हो जाएगा। ध्यान से देखो, I2 डैश यहाँ पर आपने एक्साइटेशन दिया ना, तो ये वोल्टेज कितना होगा, ये वाला वोल्टेज, ये वाला वोल्टेज बताओ जरा कितना होगा। इस वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी, क्या ये V1 होगा? हाँ V1, V1 दिस वोल्टेज डायरेक्टली ये V1 आ जाएगा। दिस इज नथिंग बट द V1, ये आपका V1 आ जाएगा। और दैट इज नथिंग बट द टोटल इंपीडेंस तुमको मालूम है, सप्लाई वोल्टेज मालूम है, करंट एक बार में कैलकुलेट हो जाएगा। तो नाउ I2 डैश डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा। I2 डैश की वैल्यू आ जाएगी V1 डिवाइडेड बाई, दिस इज नथिंग बट द V1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 डैश बाई S प्लस J X1 प्लस X2 डैश, यही तो आएगा। और मैं करंट का मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं। करंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, V1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ R1 प्लस R2 डैश बाई S का होल स्क्वायर प्लस X1 प्लस X2 डैश का होल स्क्वायर। ये देखो आपके पास I2 आ गया। और अब जरा बेसिक टॉर्क क्वेश्चन कितनी होगी, अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क को निकालूंगा तो आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 2 पाई NS इंटू I2 डैश का स्क्वायर इंटू R2 डैश बाई S। बस इस I2 की वैल्यू यहां रख दीजिए।
ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की इक्वेशन है जब आप कौन सा मॉडल बना रहे हैं, अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट मॉडल यूज कर रहा है। तो आपकी इक्वेशन आएगी दिस इज 180 डिवाइडेड बाई 2 पाई एन एस इंटू आई की वैल्यू आ जाएगी v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई r1 प्लस r2 डैश का होल स्क्वायर प्लस x1 प्लस x2 डैश का होल स्क्वायर इंटू r2 डैश बाई एस। दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इक्वेशन है जब आपने कौन सा मॉडल यूज किया है, अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट मॉडल यूज किया है। और ये हमारी जो है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की इक्वेशन है वो वैलिड है फॉर ऑल द स्लिप, फॉर ऑल द स्लिप रेंजिंग फ्रॉम 0 से लेके 1 तक। ठीक है, यहां पर देखिए कैलकुलेशन बहुत आसान है। V1 आपको डायरेक्ट दिया होगा, VTH नहीं निकालना है। V1 आपको दिया होगा क्वेश्चन में, R1 आपको क्वेश्चन में दिया होगा, R2 डैश आपको दिया होगा, स्लिप आपको दी होगी, X1 दिया होगा, X2 डैश दिया होगा। ये सारी चीजें दी होंगी, बस यहाँ पर रख देना है। ठीक है, कल आपको क्या करना पड़ रहा था, कल की भी इक्वेशन में दिखा देता हूं। आज की इस इक्वेशन में ये इक्वेशन वैलिड है किस सर्किट के लिए, इस सर्किट के लिए। ये जो सर्किट मैंने बनाया है और इस सर्किट को हम बोलते क्या है, अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर। अगर मान लीजिए सारा क्वेश्चन आपको दिया है और बाद में उसने लिख दिया है कि ये सारी चीज आपको कैलकुलेट करनी है, टॉर्क और कैलकुलेट करना है, बट यू कैन बी यूज द अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट मॉडल व्हेन द ऑल द पैरामीटर रिफर्ड ऑन द स्टेटस। अप्रोक्सीमेट वर्ड यूज करते ही आपको ये वाला फिगर यूज करना है। ठीक है, कल जो हमने चीजें ड्रॉ की थी वो किस सर्किट के लिए की थी, इस वाले सर्किट के। इसको बोलते हैं एग्जैक्ट सर्किट। इसको क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट सर्किट। और बेटा इसके लिए जो इक्वेशन आई थी मैं दिखा देता हूं, इसके लिए जो मेरे पास इक्वेशन आई थी वो इक्वेशन ये आई थी। देखो कल की इक्वेशन और आज की इक्वेशन में अंतर क्या है, देखो कल की इक्वेशन और आज की इक्वेशन में अंतर क्या है। वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की इक्वेशन में आज आया है बेटा V1 स्क्वायर, कल कितना आया था VTH स्क्वायर। यहां पर आया है R1, यहां पर क्या आया था RTH, यहां पर आया है X1 आ जाए, वहां पर कल कितना आया था XTH आया था। तो आप बोल सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट VTH निकालना पड़ेगा। VTH नहीं दिया होगा क्वेश्चन में, आपको V1 दिया होगा, R1 दिया होगा, R2 डैश दिया होगा, X2 डैश दिया होगा और X1 डैश X1 दिया होगा। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। पहले अल्फा कैलकुलेट करते थे, आपको कैलकुलेशन ज्यादा करने पड़ेंगे। ठीक है सर, जब स्टेटेड पैरामीटर दियो तब अप्रोक्सीमेट कॉस्ट बनाएंगे ना। जब ये तुम्हें क्वेश्चन में देगा लिख के, मैं भी क्वेश्चन लिख रहा हूं, अगर तुमसे ये बोलेगा कि दैट इज नथिंग बट द स्टेटर रोटर के पैरामीटर दिए हैं और उसने कुछ भी नहीं बोला है, कुछ नहीं बोला है, तो आप हमेशा क्या करेंगे, स्टेटर के पैरामीटर रोटर के पैरामीटर है तो हम लोग क्या करते हैं एग्जैक्ट वाले यूज कर लेते हैं। क्या यूज करेंगे, एग्जैक्ट वाला यूज कर लेंगे। अगर कुछ नहीं बोला उसने तो हम लोग एग्जैक्ट मॉडल वाले ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, या फिर फार्मूले वही लगाएंगे एग्जैक्ट वाले। ठीक है, क्योंकि हम लोग मान के चलते हैं कांस्टेंट है कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। लेकिन अगर उसने क्वेश्चन में बोल दिया है कि आपको सारी चीजें निकालनी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क या फिर फुल लोड टॉर्क निकालना है, बट यू कैन बी यूज द अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट मॉडल, तब हम वो वाले फार्मूले लगाएंगे। कल के फार्मूले और आज के फार्मूले में अंतर है कि आज के फार्मूले में यहाँ पर V1 आया है और कल आया था एग्जैक्ट वाले में VTH। यहाँ पर R1 है, यहाँ पर X1 है, देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए। नाउ यू कैन बी टेक इट हियर, दिस इज, ये देखिए यहाँ पर V1 है, R1 है, X1 है। ठीक है, तो फायदा क्या होगा, ये चीजें आपको डायरेक्ट दी होंगी तो आपके कैलकुलेशन थोड़े से क्या रहेंगे, आसान रहेंगे। बट ये अप्रोक्सीमेट है तो इसकी वैल्यू थोड़ी बहुत क्या होगी, आपकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है उससे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होने वाली है। एग्जैक्ट वाले से कल कैलकुलेट किया था फुल लोड टॉर्क 277 न्यूटन मीटर आ रहा था। आज मैं अप्रोक्सीमेट मॉडल से आपका फुल लोड टॉर्क निकालूंगा, देखते हैं फुल लोड टॉर्क कितना है और कितने परसेंट का चेंज आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ। अच्छा ये बताइए कि जब भी आपको जो है क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेट मॉडल के बाद क्वेश्चन देगा, अप्रोक्सीमेट मॉडल के देगा, तो आपको क्या करना है, जो एग्जैक्ट वाले फॉर्म में पढ़े थे उसमें जो है VTH की जगह क्या लिख देंगे, V1 लिख देंगे, RTH की जगह क्या लिख देंगे, R1 लिख देंगे, XTH की जगह क्या लिख देंगे, X1 लिख देंगे। तो कल के जितने भी फार्मूले थे, अगर ये सारे फार्मूले मैं किस मॉडल के लिए ड्राइव करना चाहूं, अप्रोक्सीमेट मॉडल के लिए ड्राइव करना चाहूं, तो सारे फार्मूले में क्या चेंज करना पड़ेगा,
जहां पर वीटीएच था वहां पर वीटीएच को वी1 से रिप्लेस कर देंगे, आरटीएच को आर1 से रिप्लेस कर देंगे और एक्सटीएच को एक्स1 से। पहले लिख लीजिए इसको, ठीक है, पहले इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं। देखो जरा, ठीक है, दैट इज फॉर अप्रोक्सीमेट, फॉर approximate equivalent circuit देयर इज नो नीड। क्या अप्रोक्सीमेट में आपको थेवेनिन मॉडल बनाना पड़ेगा क्या? भाई यहां पर आपको थेवेनिन मॉडल बनाना पड़ रहा है करंट के लिए, नहीं, आप डायरेक्टली करंट कैलकुलेट कर पा रहे हैं। कल आपके पास शंट ब्रांच थी तो हमें थेवेनिन मॉडल बनाना पड़ रहा था, क्योंकि जैसे जैसे मैं जो है लोड को चेंज कर रहा था तो स्लिप चेंज हो रही थी, तो लोड का जो है ब्रांच का इंपीडेंस चेंज हो रहा था, तो ओवरऑल इंपीडेंस चेंज हो रहा था, तो आपको करंट कैलकुलेट करना पड़ रहा था। इसके लिए हमने थेवेनिन मॉडल बना लिया। लेकिन आज बेटा जो है आप देखेंगे डायरेक्टली हम आई टू डैश को निकाल ले रहे हैं। भाई इसको तुम चेंज करोगे, ये थोड़ा चेंज हो रहा है, तो डायरेक्टली एक ही बार में आपका जो है आई टू डैश की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। तो आज मुझे वी थेवेनिन, आर थेवेनिन और जेड एक्स थेवेनिन निकालने की जरूरत नहीं है, तो मैं लिख रहा हूं फॉर अप्रोक्सीमेट सर्किट देयर इज ए नो नीड, देयर इज no need, no need to find out, to find out, to find out the VTH, comma RTH and HTH, ठीक है। For the approximate equivalent circuit, for the approximate equivalent circuit, circuit replace, 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 replace VTH, comma RTH and XTH by V1, comma R1 and X1, X1 for approximate equivalent circuit for finding the formula, for finding the formula, formula replace VTH, RTH, XTH by V1, R1, X1 in the exact equivalent सर्किट फार्मूला। जो एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट के फार्मूले कल हम लोगों ने निकाले थे, उन फार्मूले में अगर मैं VTH, RTH, XTH को V1, R1, X1 से रिप्लेस कर दूंगा तो अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट के फार्मूले आपके क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। फॉर अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट फॉर फाइंडिंग द फार्मूला replace VTH, RTH, XTH by V1, R1, X1 in the exact equivalent circuit formula। जो हम लोग ने कल फार्मूले ड्राइव किए थे एग्जैक्ट वाले ड्राइव किए थे, मैंने लिखा था एग्जैक्ट बेसिक इक्वेशन, एग्जैक्ट टॉर्क इक्वेशन। एग्जैक्ट टॉर्क इक्वेशन में अगर मैं VTH, RTH, XTH को V1, R1, X1 से रिप्लेस कर दूंगा तो मेरी अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट के लिए फार्मूले क्या हो जाएंगे, कैलकुलेट हो जाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? चलो क्वेश्चन लिखो जरा। क्वेश्चन जो आएगा उसमें लिखा क्या होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। नाउ यू कैन बी टेक इट हियर। चलिए देखिए, मैं आपको क्वेश्चन लिख रहा हूं और अंतर देखिएगा क्या अंतर है। अगर आपके क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो आपको एग्जैक्ट वाले फार्मूले ही लगा दें। चलिए
चलिए लिखिए, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सारा डाटा वही है। बोल रहा है कैलकुलेट द फुल लोड टॉर्क इफ full load torque if the full load slippage 4%। और ये चीज आपको स्पेशली लिख के देगा, बाय यूजिंग अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट, ये चीज लिख के देगा। जब ये चीज लिख के देगा तब आपको ये वाले फार्मूले यूज करने जो मैं आपको आज बता रहा हूं। अगर कुछ नहीं बोला तो यू कैन बी यूज द एग्जैक्ट फार्मूला, ठीक है, स्टेटर रोटर के पैरामीटर देगा, ठीक है। यहाँ पर ये अंतर है जो मैंने ब्लैक कलर से लिखा है। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, चलो नाउ यू कैन बी टेक इट हियर। चलो कैलकुलेट करते हैं। कल हम लोग ने जब एग्जैक्ट वाले से निकाला था इस क्वेश्चन को, किया था फुल लोड टॉर्क 277 न्यूटन मीटर आया था। एग्जैक्ट वाले को जब यूज किया था 277 न्यूटन मीटर आया था। आज हम लोग ने अप्रोक्सीमेट मॉडल को यूज करेंगे तो कितना आएगा। चलो मैं क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, जो आपके पास फुल लोड टॉर्क की इक्वेशन थी ना, एग्जैक्ट वाले की आपको मालूम थी 180 डिवाइडेड बाई 2 पाई एन एस, दिस इज VTH स्क्वायर डिवाइडेड बाई RTH प्लस दिस इज R2 डैश डिवाइडेड बाई फुल लोड टॉर्क है ना, तो SFL लिख दिया प्लस XTH प्लस X2 डैश इंटू कितना था R2 डैश डिवाइडेड बाई SFL। ये फार्मूला था एग्जैक्ट वाले में, 270 आया था। मैंने बताया था कि अगर आपको एग्जैक्ट वाले के फार्मूले मालूम है और अप्रॉक्सीमेट वाले के फार्मूले निकालने हैं तो आप क्या करेंगे, एग्जैक्ट वाले में जहां VTH होगा उसकी जगह V1 रख देंगे, RTH की जगह R1 रख देंगे, XTH की जगह X1 रख देंगे, बस यही आ जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं दैट इज फुल लोड टॉर्क का जो इक्वेशन होगा, फुल लोड टॉर्क का इक्वेशन आएगा 180 डिवाइडेड बाई 2 पाई NS। VTH की जगह मैं लिखने वाला हूं V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई RTH की जगह आ जाएगा R1 प्लस R2 डैश डिवाइडेड बाई फुल लोड टॉर्क निकालना है। फुल लोड टॉर्क इसमें स्लिप होती है SFL का होल स्क्वायर प्लस XTH की जगह कितना आ जाएगा X1 प्लस X2 डैश का होल स्क्वायर इंटू हो जाएगा R2 डैश डिवाइडेड बाई SFL। सारे पैरामीटर दिए भाई तुमको आज, जरा निकालो जरा इसकी वैल्यू। आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 2 पाई NS। NS की वैल्यू कितनी आएगी, 1500 आएगी मेरे ख्याल से। कितनी आएगी, 1500। कितने पोल की मशीन थी, 4 पोल की मशीन है, 1500 आएगा। दिस इज 1500। हाँ, यहाँ पर V1 की वैल्यू 400 वोल्ट है, लेकिन फेज वोल्टेज रखते हैं। फेज वोल्टेज की वैल्यू निकाली थी 230 कुछ आई थी, 230.9 का होल स्क्वायर। V1 रखना है फेज वोल्टेज। R1 की वैल्यू तुम्हें दी है 0.15। R2 की बेटा वैल्यू कितनी दी है, 0.12। स्लिप कितनी दी है, 4% का होल स्क्वायर प्लस X1 की वैल्यू दी है 0.45। X2 डैश कितना है, 0.45 का होल स्क्वायर इंटू 0.12 और 4% स्लिप है। और जब बेटा तुम यहां से कैलकुलेट करोगे फुल लोड टॉर्क की अप्रॉक्सीमेट मॉडल से, तो फुल लोड टॉर्क आपका आएगा, लगभग आएगा 284 न्यूटन मीटर के आसपास आएगा। और एग्जैक्ट वाले से कल कितना आया था, 277 आया था। कितने का अंतर आ रहा है, 7 का आ रहा है। और 7 को जब निकालेंगे 277 का, तो लगभग 2% के आसपास आपकी इरर आ रही है। 2% की इरर हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, इतनी ज्यादा कोई इरर नहीं है। ठीक है, लेकिन आप देखें कैलकुलेशंस मेरे कितने ज्यादा इजी हो गए। एक छोटा सा अप्रोक्सीमेशन लेने से इरर में केवल 2% का ही आपका जो है आपका अंतर आ रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन यहां से जो आपके फार्मूले हैं, ये आपको क्लियर होने चाहिए कि अगर एग्जैक्ट फार्मूले आपको मालूम है,
अप्रोक्सीमेट सर्किट के लिए फार्मूले निकालने हैं, तो वीटीएच को वी1 से रिप्लेस कर देते हैं, आरटीएच को आर1 से रिप्लेस कर देते, तो एक्सटीएच को एक्स1 से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं। देखो इसी सर्किट को मैं एक और तरीके से, क्योंकि मैं कई बार जो है चीजें यूज करूंगा, इसी फिगर को मैं कैसे कर सकता हूं, R2 डैश को मैं चेंज करने वाला, R2 डैश को मैं लिखने वाला हूं बेटा R2 डैश और आपका R2 डैश 1 माइनस एस, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करके बनाने, इसी सर्किट को हम ऐसे भी बना सकते हैं, ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ आइए, सेम सर्किट कैन बी मॉडिफाइड लाइक दिस। मॉडिफाइड क्या, उसी सर्किट को मैं फिर से बना रहा हूं, लेकिन देखने के नजरिया अलग होगा केवल। ये R1 ही है, दिस इज R1, इस तरह भी कई बार बना होता है, दिस इज JX1। R2 डैश को बेटा मैं रोटर के रेजिस्टेंस को अलग करने वाला हूं, R2 डैश बाई एस में से मैंने R2 डैश यहां निकाल लिया, ये रोटर का रेजिस्टेंस है, ये रोटर का लीकेज रिएक्टेंस है JX2, और ये बेटा लोड इंपीडेंस है, लोड इंपीडेंस, इसको मैंने अलग कर दिया। R2 डैश 1 माइनस एस माइनस 1। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस वाली ब्रांच है, दिस इज JXM। दिस इज V1 I1, दिस इज I2 डैश, I2 डैश एंड दिस इज I0। ठीक है, इन दोनों को मिला के, हेलो, इन दोनों को आप कंबाइन कर सकते हैं, इन दोनों को आपस में कंबाइन कर सकते हैं, और इन दोनों को आपस में कंबाइन कर सकते हैं। उससे फायदा क्या होगा, दैट इज टोटल, ये आपका रोटर, ये रोटर का रेजिस्टेंस है स्टेटर का, इनको कंबाइन करके एक हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगा, जो कि हमारा टोटल वाइंडिंग के लॉस को, कॉपर लॉस को बताएगा। इन दोनों कंबाइन करके टोटल लीकेज बताएगा मशीन का। ठीक है, तो नाउ दिस सर्किट कैन बी मेक इट लाइक दिस। इन दोनों को मैं कंबाइन करने जा रहा हूं, नाउ दिस इज नथिंग बट द, उन दोनों रेजिस्टेंस को मैंने कंबाइन कर दिया, और बेटा दिस इज नथिंग बट द R1 प्लस R2 डैश, और इसको बेटा आज से मैं बोलूंगा R01, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ मोटर रिफर्ड ऑन द स्टेटर है, दिस इज R01 का मतलब है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द मोटर, क्योंकि ये स्टेटर का रेजिस्टेंस है, तो मोटर का टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R01 रिफर्ड ऑन द स्टेटर साइड। ठीक है, और बेटा टोटल रिएक्टेंस को एक साथ कंबाइन कर लेता हूं, दिस इज JX1 प्लस X2 डैश, और बेटा इसको मैं लिखने वाला हूं, दिस इज नथिंग बट द JX01, टोटल रिएक्टेंस ऑफ द मोटर, and this is nothing but the load resistance, this is R2 dash 1 by S minus 1, this is JXM, this is I1 I0, and this is I2 dash, this is I2 dash। ठीक है, तो इस सर्किट को मैं ऐसे बना देता हूं सही से, कभी भी मुझे R01 की जो है, R01 कितना है R1 प्लस R डैश, और बेटा X0 डैश कितना है X1 प्लस X2 डैश, तो दिस सर्किट कैन बी आल्सो मेकिंग लाइक दिस, this is nothing but a single resistance R01, this is single reactance JX01, this is total load resistance,
magnetizing reactance. This is called approximate equivalent circuit. This is JXM R naught 1, this is JX naught 1, and this is R2 dash 1 by S minus 1. ठीक है, दिस इज, यहां पर लिख देता हूं R1 क्या कहला रहा है, R1 is nothing but the R1 plus R2 dash. This is called total resistance. स्टेटर रोटर दोनों का मिला है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द मोटर वाइंडिंग referred on stator side, referred on the स्टेटर साइड. और x नॉट 1 क्या है आपका, x1 प्लस x2 डैश. दिस इज द टोटल लीकेज reactance of the motor referred on the stator side. और इस पूरे को मिला के हम लोग बोल देते हैं दैट इज कॉल्ड Z01. Z01 is nothing but the total leakage impedance of the motor. Z01 is nothing but the R01 plus JX01. और ये कहलाएगा दिस इज टोटल लीकेज impedance of motor referred on the stator side. ये सारी चीजें लिख लीजिए. चलिए, अब कई बार क्या होता है क्वेश्चन में नो लोड ब्रांच नहीं देता है भाई, नो लोड ब्रांच नहीं देता, तो हमारा सर्किट कैसा बनता है. स्टेटर के पैरामीटर दे देगा, रोटर के पैरामीटर दे देगा और बोलेगा कि आप नो लोड करंट को निगलेक्ट कर दीजिए. भाई नो लोड करंट को निगलेक्ट करने के बाद वाली ब्रांच को निगलेक्ट कर देना, चाहे यहां से निगलेक्ट कर दो, हेलो, चाहे यहां से निगलेक्ट कर दो, बात एक ही है, हेलो, चाहे यहां से निगलेक्ट कर दो, सर्किट एक जैसे ही बनेगा. हेलो, R1 X1 R2 डैश JX2 डैश, या फिर यहां से निगलेक्ट कर दो, यहां से निगलेक्ट कर दो, देखो R1 X1 R2 डैश इंटू X2 डैश, सेम थिंग विल बी देयर. ठीक है, तो कभी भी अगर आपसे बोला जाए कि आपका नो लोड करंट निगलेक्टेड है, तब मेरा I2 डैश की वैल्यू कितनी होगी. ठीक है, ध्यान से देखिएगा, नोट करके लिखो. जितने तरीके हैं मैं सारी चीजें बता दे रहा हूं तुम लोगों को. अब ये तुम लोगों को देखना है कि भाई क्या क्या चीजें दी हैं, नोट करके लिखो. इफ नो लोड करंट इज निगलेक्टेड, अगर नो लोड करंट निगलेक्ट है बेटा, अगर नो लोड करंट निगलेक्ट नहीं है तो क्या I1 और I2 डैश बराबर है, I1 और I2 डैश बराबर है, नहीं बराबर है, अगर नो लोड करंट को निगलेक्ट नहीं किया. लेकिन जिस दिन आप नो लोड करंट को निगलेक्ट कर देंगे तो ये दोनों आपके बराबर है. I1 इज इक्वल टू हो जाएगा I2 डैश, ये अंतर आ जाएगा. ठीक है, यहां से भी सेम ही चीज आएगी, ऐसा कुछ नहीं है कि यहां से एग्जैक्ट वाले से कुछ अलग आ जाएगा. तो अगर मैं इस नो लोड को निगलेक्ट कर दूंगा तो I1 और I2 डैश बराबर हो जाएंगे, सेम सर्किट बनेगा. ठीक है, तो दैट इज यहां मैंने लिखा है इफ नो लोड करंट इज निगलेक्टेड
इज निगलेक्टेड। अगर नो लोड करंट निगलेक्टेड है तो I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I2 डैश। वैसे देखो यहाँ पर मैंने बार नहीं लगाया, लेकिन ये अंडरस्टूड है, यहाँ सब बार लगे हुए हैं। ठीक है, ये सब बार हैं जो फेजर मैंने दिखाए हैं, ये सब जगह बार लगे हुए हैं। ठीक है, तुमको ये ना हो कि डायरेक्ट तुम ऐड कर डालो। ठीक है, इतना अंडरस्टूड है कि सब जगह बार लगे हुए हैं। मैं इस चीज का विशेष ध्यान रखता हूँ कि बार ना छोड़ो हर जगह पे आपके। आज मैं जितना भी पढ़ा है सब जगह बार लगे हैं सर्किट में, ऐसा नहीं है कि तुम नेग्लेक्ट करने चलो बार को, डायरेक्ट ऐड कर डालो। ये सब जगह बार लगे हुए हैं। ठीक है, ये सारे ही बार लगे हुए थे। ठीक है, चलो। जब आप निगलेक्ट कर देंगे तो आपका I1 और I2 डैश बराबर हो जाएंगे और सर्किट ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। दिस इज द अप्रोक्सीमेट सर्किट। हेलो, R1 JX1 this is the circuit diagram of the induction motor referred on the stator side. This is V1, this is I1, I1 इज इक्वल टू I2 डैश हो जाएगा। ये I2 डैश था और I1 दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, दोनों बराबर हो जाएंगे भाई, इसलिए मैंने लिख दिया है। नाउ दिस इज, ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा JX1, ये हो जाएगा आपका R2 डैश बाई एस, एंड दिस इज JX2 डैश। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, इनमें से R2 और R1 को कंबाइन करके आपका कितना हो जाएगा, R01, दिस इज X01, और यहाँ पर हो जाएगा केवल एक सिंगल रजिस्टर R2 डैश 1/s-1। ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे बनाओ चाहे वैसे बनाओ, बात एक ही है। तो ये आपका सर्किट डायग्राम आपको यूज करना है जब आपका जो है दैट इज नो लोड करंट आपको नेग्लेक्टेड, मतलब उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी। यहां से अगर मैं करंट निकालूं कितना आएगा, करंट हाउ मच करंट, I2 डैश की वैल्यू बताओ। I2 डैश की वैल्यू, I2 डैश की वैल्यू आएगी V1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 डैश डिवाइडेड बाई S का होल स्क्वायर प्लस X1 प्लस X2 डैश, यही आ जाएगा। और बेटे जब नो लोड ब्रांच को निगलेक्ट कर देते हैं, हेलो, मैंने स्क्वायर क्यों लगा दी, जे लगाओ, अभी तो मैं केवल फेजर फॉर्म में लिख रहा हूं, प्लस जे X1 प्लस X2 डैश। ठीक है, और अगर मैं करंट निकालना चाहूं तो देखो करंट कितना आसानी से निकल आएगा, I2 डैश का मैग्नीट्यूड हो जाएगा V1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ R1 प्लस R2 डैश बाई S का होल स्क्वायर प्लस X1 प्लस X2 डैश का होल स्क्वायर। और अगर आप नो लोड ब्रांच को निगलेक्ट करते हैं तो जो बेसिक टॉर्क इक्वेशन है वो आपके पास आ जाएगी 180 डिवाइडेड बाई 2π/ns इंटू I2 डैश का स्क्वायर इंटू R2 डैश बाई एस। बस इस करंट को यहाँ रख दो। जब करंट को रख दोगे तो आपकी जो है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की इक्वेशन आ जाएगी, जब नो लोड करंट को निगलेक्ट कर देते हैं, नो लोड करंट को निगलेक्ट कर देते तो बिल्कुल सेम आ जाएगी। दिस इज V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 डैश बाई एस का होल स्क्वायर प्लस X1 प्लस X2 डैश का होल स्क्वायर इंटू R2 डैश बाई एस। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की इक्वेशन है जब आपके पास दैट इज नो लोड करंट को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो नो लोड करंट में भी तुम्हें देखो, अगर तुम्हें एग्जैक्ट वाली चीजें मालूम है, नो लोड करंट को निगलेक्ट कर देंगे तब आपके फार्मूले क्या होंगे, VTH को आप V1 से निगलेक्ट कर देना, RTH को R1 से रिप्लेस कर देना, और XTH को X1 से रिप्लेस कर देना। तो मैं लिख देता हूं, इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन में नो लोड ब्रांच नहीं दी गई है, स्टेटर रोटर दोनों के पैरामीटर दिए हैं, तो जब नो लोड करंट निगलेक्ट हो जाएगा, नहीं दिया है तो उसको निगलेक्ट कर देंगे, तब ये फार्मूले यूज करने हैं।
ठीक है। नाउ दिस इज द फॉर्मूला लिख रहा हूं, इफ नो लोड करंट इज नेग्लेक्टेड, is neglected, is neglected, there is no need, no need to find out, क्योंकि आई टू डैश डायरेक्ट निकल आएगा, आपको थेवेनिन मॉडल बनाने की जरूरत नहीं है। थेवेनिन मॉडल तो हमने R1 है कि R0 फार्मूले में, R1 है बेटा, R1, यहां देखो ये R1 है भाई, R1, R1 है। आप अगर उसमें लिखना चाहते हो तो फिर आपको इसको बदलना पड़ेगा, ठीक है। इसमें से R2 डैश को निकालना पड़ेगा और फिर लिखना पड़ेगा R2 डैश 1 माइनस एस माइनस 1, ठीक है, और फिर जाके R01 बनेगा, इसलिए R1 ही है बेटा, ठीक है। इसको ब्रेक करना पड़ेगा दो पार्ट में, R2 डैश, क्योंकि R01 क्या था आपका, R1 प्लस R2 डैश था, ठीक है। इसको ब्रेक करेंगे तब बनेगा, ठीक है। Now this is nothing but the, if no load current is neglected, there is no need to find out the VTH, comma RTH and XTH, ठीक है। for finding the formula in case when no load current is neglected, load current is neglected, replace VTH, comma RTH and XTH by V1, comma R1 and X1 in the approximate, in the exact equivalent सर्किट फार्मूला। जो एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट फार्मूले हैं उसमें आप जो है VTH, RTH और XTH को V1, R1, X1 से रिप्लेस कर देंगे, तो नो लोड ब्रांच को जब निगलेक्ट कर देते हैं, नो लोड करने को निगलेक्ट करते हैं, तो उसके फार्मूले आपके कैलकुलेट हो जाएंगे, ठीक है। अब एक लास्ट में आप देख लीजिए, कंप्लीट अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम रेफर्ड ऑन द लास्ट आपका बच्चा, उसके बाद हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल जो है। लास्ट में हेडिंग डालिए, दैट इज ए, जो मैं वर्ड लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट कंप्लीट अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। मैंने आपको क्या लिखा, इससे पहले मैंने क्या बताया था, अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट। हेलो, अप्रॉक्सीमेट जब भी लिखा होगा, अप्रॉक्सीमेट जब भी लिखा होगा तो आपको हमेशा ये वाला बना देना। हेलो, जब भी अप्रॉक्सीमेट लिखा होगा तो ये वाला बनाना है, और अगर कंप्लीट वर्ड भी उसके साथ ऐड है तो जो हमने कोर लॉस निगलेक्ट किया था ना, उस कोर लॉस को भी इसमें दिखा देना है बस। अप्रॉक्सीमेट का मतलब है कि शंट ब्रांच को आपको सप्लाई के क्रॉस लगा देना है, अप्रॉक्सीमेट का मतलब ये होता है। और कंप्लीट अगर लिखा होगा तो जो हमने कोर लॉस को निगलेक्ट कर दिया था, उस कोर लॉस को भी नो लोड ब्रांच में ऐड कर देना बस, ठीक है। और दिस इज कंप्लीट अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट of induction motor referred to stator side. That word is complete approximate
इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर रिफर्ड ऑन द स्टेटर साइड। तो आप क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट वाला पहले मैं बना रहा हूं। अप्रोक्सीमेट, ये आपका अप्रोक्सीमेट था भाई, अप्रोक्सीमेट। दिस इज आर नॉट वन, दिस इज आर नॉट वन, दिस इज जे एक्स नॉट वन। कभी जरूरत पड़े तो आर नॉट वन की जगह क्या लिख सकते हैं, आर वन प्लस आर टू डैश। एक्स नॉट वन की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स वन प्लस एक्स टू डैश। दिस इज आर टू डैश वन बाई एस माइनस वन। नाउ दिस इज नथिंग बट द दिस इज जे एक्स वन। ये हो गया आपका अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। कंप्लीट जब भी लिखा होगा, कंप्लीट का मतलब है कि आपको इसमें क्या ऐड करना है, जो आपके पास कोर लॉस कंपोनेंट था ना, उसको भी ऐड करके दिखा दीजिएगा। जे एक्स, इसको भी ऐड करके दिखा दीजिएगा इसमें। दिस इज आर डब्ल्यू। तो ये आपका जो सर्किट बनेगा, इस सर्किट को बोलते हैं कंप्लीट अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। दिस इज नथिंग बट द V1 phase, this is I1, I naught, I2 dash, like something। ये आपका सर्किट है, ठीक है। जहां पर ये आपका जो है टोटल वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, टोटल आपका। अच्छा, ये वाला मैं सर्किट डायग्राम बनाऊंगा जब मैं आपको शॉर्ट सर्किट टेस्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। तब आपको जरूरत होगी, क्योंकि वहां से हम लोग टोटल कॉपर लॉस निकालते हैं और यहाँ से हम लोग टोटल रेजिस्टेंस मालूम है, इससे करंट जो फ्लो करेगा टोटल कॉपर लॉस आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो नाउ यू कैन बी टेक इट हियर। अप्रॉक्सीमेट सर्किट डायग्राम खत्म होता है, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, दैट इज स्टार्टर, स्टार्टिंग मेथड। नेक्स्ट हेडिंग डालिए स्टार्टिंग मेथड। नेक्स्ट हेडिंग डालिए स्टार्टिंग मेथड ऑफ इंडक्शन मोटर। स्टार्टिंग मेथड ऑफ इंडक्शन मोटर। स्टार्टिंग मेथड ऑफ इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो यहां से आपका जो है दैट इज इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम वाला टॉपिक भी खत्म होता है। अब हम लोग देखेंगे स्टार्टिंग मेथड। जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है कि स्टार्टिंग, भाई थ्री फेज इंडक्शन मोटर तो सेल्फ स्टार्टिंग होती है, तो इसको स्टार्ट करने के लिए कोई मेथड यूज नहीं करते हैं। एक्चुअली में जो स्टार्टिंग करंट होता है वो आपका काफी ज्यादा होता है, ठीक है। तो उस स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए हमें स्टार्टर की जरूरत पड़ती है। तो कितने प्रकार के हम स्टार्टर यूज करते हैं आपके इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग के समय, दैट इज नोन एज ए स्टार्टिंग मेथड। स्टार्टिंग मेथड मतलब हमें टाइप ऑफ द स्टार्टर पढ़ने हैं, क्योंकि इंडक्शन मशीन जब स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग करंट की वैल्यू काफी ज्यादा होती है, जो कि फुल लोड या फिर रेटेड करंट का 5 to 8 टाइम्स ज्यादा करंट फ्लो करते हैं। तो पहले तो हमें तीन चीजें मालूम करनी होगी कि भाई पहला चीज है कि स्टार्टिंग मेथड का मतलब क्या है। स्टार्टिंग का मतलब, मेथड का मतलब ये नहीं कि स्टार्ट करने के कितने तरीके होते हैं, कितने प्रकार के स्टार्टर यूज करते हैं इंडक्शन मोटर को स्टार्टिंग करने के लिए, ठीक है। दूसरा चीज है कि रनिंग के समय जो हमारा हुआ, रनिंग जब हमारी जो है इंडक्शन मोटर रनिंग कंडीशन में होगी, तो वाइंडिंग से नॉर्मल या फिर आपका रेट, आपका जो है वाइंडिंग से जो करंट फ्लो करता है वो आपका नॉर्मल रेंज में करंट फ्लो करता है, मतलब वाइंडिंग डैमेज नहीं होती जब रनिंग कंडीशन में होती है। लेकिन स्टार्टिंग के समय वेरी वेरी हाई करंट क्यों फ्लो करता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द
स्टार्टिंग करंट हाई क्यों होता है। तो पहले हम रीजन समझेंगे, फिर कितने प्रकार के स्टार्टर होते हैं और किस स्टार्टर में कितना स्टार्टिंग करंट फ्लो करता है, वो हमें कंपैरिजन निकालना होगा। ठीक है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, उसके बाद ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, स्टार टू डेल्टा ट्रांसफार्मर स्टार्टर और वेरिएबल रिएक्टेंस या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो मैं सारे ही स्टार्टिंग मेथड में स्टार्टिंग करंट को निकालूंगा, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, डायरेक्ट ऑनलाइन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हम लोग जो है ये सब चीजें देखेंगे और 2 दिन में टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा स्टार्टिंग मेथड वाला। ठीक है, तो कल इसको हम लोग देखते हैं जो है। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच।